बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि तहरीक इंसाफ के मज़ीद कौमी असम्बली में 43 इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं और यूँ मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ के 122 इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने आज जिक्र किया कि वो कौमी असम्बली में क्यों वापस आना चाहते थे, उनका क्या मकसद था। उन्होंने कहा कि राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर है, उनकी अपोजिशन लीडरशिप ख़त्म करवाना जो है उनका मकसद था। लेकिन अब क्या सूरत हाल बनेगी टेक्निकली भी और सियासी तौर पर भी, इस पर हम बात करेंगे कौमी असम्बली के हवाले से। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे आज वज़ीर आज़म ने खिताब किया, उन्होंने नौजवानों को कर्ज़ की फराहमी के हवाले से भी ऐलान किया, स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप स्कीम का भी ऐलान किया। इससे पहले भी इसका जिक्र वो कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ मिनी बजट के हवाले से और IMF के साथ जो मामलात पाकिस्तान के चल रहे हैं उसका भी जिक्र किया गया। एक जानिब यूथ लोन की बात करें या लैपटॉप स्कीम की बात करें, यकीनन ये इस घुटन के माहौल में जो मुआशी तौर पर घुटन ज़्यादा सूरत हाल आम आदमी के लिए बन चुकी है, उसमें किसी हद तक एक ताज़ा हवा का झोंका ज़रूर हो सकता है, मगर उसके साथ ही ये एक बड़ी हम कहें कि मायूस कुन सूरत हाल है। IMF की तमाम शराइत मानने के हवाले से हतमी तौर पर इस वक्त मामलात भी आगे बढ़ चुके हैं और जो उनकी शराइत है उसमें डॉलर रेट को कैप जो किया गया था वो एक बड़ी शर्त थी कि वो ना करें, तो उस पर भी बाकायदा अब अमल दरामद किया जा रहा है। और उस पर जो एक्सचेंज रेट के हवाले से तय करती हैं एसोसिएशन है कंपनीज़ के हवाले से, मलिक बोस्तान का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है, वो भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अब इसके हवाले से आइंदा की क्या सूरत हाल बनेगी और फिर महंगाई की क्या शरह होगी, आम आदमी के लिए क्या परेशानी या क्या आसानी हो सकती है। शातरीन साहब, वेलकम बैक सबसे पहले तो, और आप तशरीफ़ लाए, बहुत हमें खुशी हो रही है कि हम तकरीबन एक हफ़्ता 8 दिन के गैप के बाद आपके साथ शो कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप, आपके आते ही आज जो है ना वो तहरीक इंसाफ को फुल स्टॉप लगा है। आज मुकम्मल तौर पर कौमी असम्बली से हम कहें कि 122 मजमूई तौर पर इस्तीफ़े जो है उनके मंजूर कर लिए गए हैं। एतजाज़, मैं आपको पहले अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसको समझने के लिए आपको एक विजन चाहिए होता है, और दुनिया भर में जो लीडर होते हैं ना वो आने वाले हालात को देख रहे होते हैं कि आने वाले जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और वो कैसे होने चाहिए, और उन हालात में हमने क्या करना है, पार्टी का क्या रोल होना है। ठीक है। और दुनिया में जो जितनी भी पॉलिटिक्स होती है, लीडर जो होता है वो कौम को एक लाइन देता है और वो चीज़ें पहले समझता है, वक्त से पहले। जैसे आम ज़बान में कहा जाता है दीवार से दूसरी तरफ भी वो देखते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान साहब ने सियासत को उस तरह नहीं समझा जिस तरह सियासत उनको समझनी चाहिए थी। किसी भी सियासतदान के लिए मैं समझता हूँ पार्लिमान में रहना बहुत ज़रूरी होता है। एक दफ़ा जब पहले इलेक्शन ज़ियाउल हक ने कराया 1985 में, तो पीपल्स पार्टी ने MRD में बैठ के बाईकाट कर दिया। हालांकि बीबी साहबा चाहती थी कि इलेक्शन लड़े, लेकिन MRD की बाकी पार्टियों ने कहा बाईकाट करेंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी को एक सबक मिला कि इलेक्शन और पार्लिमान छोड़ने से क्या नुकसान होता है, तो उन्होंने उसके बाद नहीं छोड़ा। जब भी इलेक्शन हुए वो गए। तो मुशर्रफ के ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ बाईकाट करना चाहते थे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको राज़ी किया और वो इलेक्शन में आए। 2002 में मुशर्रफ ने इलेक्शन कराया, पीपल्स पार्टी जीती, बड़ी पार्टी थी, हुकूमत नहीं बना सकी, लेकिन वो पार्लियामेंट में रहे। इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये किया कि जी हम इस पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे। उनके जहन में मतलब ये बात नहीं आई कि क्या अगर हम पार्लियामेंट छोड़ेंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी जाएगा। अगर आज वो बैठे होते तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी उनके पास होता, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी उनके पास होती, और वो इस हुकूमत का एहतसाब पार्लिमान में कर रहे होते। और जब इलेक्शन होते, इलेक्शन से पहले जो निगरान गवर्नमेंट बनती, जैसे पंजाब या KP में हुआ है, एक मशावरत होती सही है, और मशावरत से हुकूमत बनाई जाती। ये सारी वो चीज़ें थीं जो पार्लिमान के अंदर रह के आपको मिलती, पार्लिमान में अंदर आप अपना रोल करते। देखें एतजाज़, जो कानून साजी है जिसकी खान साहब जिक्र करते हैं इमरान खान साहब के, जी इन्होंने नैब के कवानीन तब्दील किए, इन्होंने इलेक्शन इस्लाहात की, इन्होंने अपने आप को बचाया। अगर इमरान खान साहब वहाँ होते, 100 से ज़्यादा लोग इनके वहाँ मौजूद थे, ये पार्लियामेंट में होते, तो ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकते थे हुकूमत को, और ये ऐसा नहीं होने देते। जो कानून पास हुए हैं शायद ये पास ना होने देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पार्लिमान छोड़ के चले गए। देखें, किसी भी पाकिस्तान में
एक आइन मौजूद है और फैसले आइन पाकिस्तान के तहत पार्लिमान में होते हैं। अगर आप पार्लिमान छोड़ के चले जाएं तो कोई लिबर्टी चौक में होने या डी चौक में तो नहीं होने ना फैसले, एक कानून प्लेटफॉर्म साजी है, नहीं बिल्कुल सही होनी। है। वो मैं समझता हूँ कि ये बात, और ऐसी बात नहीं है, मतलब इमरान खान साहब के पास जो लीडर्स हैं बड़े समझने वाले लीडर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर बाबर अमान साहब हैं, वज़ीर कानून रहे हैं डॉक्टर बाबर अमान, और डॉक्टर बाबर अमान जो हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून को समझते हैं, चीज़ों को बहुत समझते हैं। यकीनन मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने ये मशवरा दिया होगा कि हमें पार्लिमान के अंदर रहना चाहिए। लेकिन खान साहब क्योंकि फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे खान साहब के इर्द गिर्द जिन्होंने कहा होगा जी पार्लिमान छोड़ देना चाहिए। देखिए पार्लिमान छोड़ने से अब उनको एहसास हो रहा है कि हमें क्या क्या नुकसानात हुए हैं, कि जी हम तो लीडर ऑफ अपोजिशन को हटाने के लिए आ रहे थे, हम तो और कुछ नहीं कर रहे थे। भाई बात ये, जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं वो भी तो 40-40 साल से पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं ना, तो उन्होंने फिर आपको उसी हाथ से जवाब दिया, उन्होंने आपके रिज़ाइन मंजूर कर लिए। क्योंकि पहले दिन जिस दिन ये अदम एतमाद की तारीख पेश की जानी थी और मंजूर होना था, उस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बहुत बड़ा जज्बाती खिताब रिकॉर्ड पर है, और उन्होंने कहा जी हम सब रिज़ाइन दे रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं और हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। बल्कि उनके डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी साहब थे, उन्होंने कहा जी हमने मंजूर कर लिए इस्तीफ़े, मंजूर हो गए हैं सबके। लेकिन ये तो राजा परवेज़ शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा नहीं जी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत हूँ। तो अब जब ये बाहर चले गए तो इनको ये पता चला कि हमें कितने नुकसानात हों। इनको सबक कहाँ से मिला? जब पंजाब में देखें, बात यह है एतजाज़ की, जब आप, मैं हर वक्त यही कहता हूँ कि सियासतदान जब अपने मामलात ख़ुद नहीं हल कर पाएंगे और कहीं और चले जाएंगे तो फिर ये ना समझें कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होंगे। देखिए इन्होंने केपी में इन्होंने मामला तय करके निगरान बना दिया वज़ीर आला आज़म और वहाँ पे कुछ ज़्यादा मसला नहीं बना लेकिन JUI ने भी बड़ा, और यहाँ पर पंजाब में इन्होंने ऐसे नाम ही नहीं दिए कि जिस पे पंजाब की अपोजिशन जो है वो कहती कि जी ठीक है आप इनको बना दें। मामला चला गया इलेक्शन कमीशन के पास, वहाँ जनाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आ गए, और जर्नलिस्ट आपको पता है पहले भी हुकूमत में रहे हैं। और वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट देखिए हैं। मैं आपको बताऊं कि जर्नलिस्ट पहले भी रहे हैं, मतलब जो है मुस्तफ़ा सादक साहब रहे हैं, उसके बाद ये जो हैं इरशाद हक्कानी साहब रहे हैं, उसके अलावा आरफ निज़ामी साहब रहे हैं, नजम सेठी साहब रहे हैं, और प्रोफेसर हसन असगरी साहब भी तो मीडिया के ही आदमी है ना, वो रहे हैं। जर्नलिस्ट पहले भी रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जब आए हैं तो ये इमरान खान साहब को घबराना नहीं चाहिए, वो किसी की हमायत नहीं करेंगे, वो चीफ मिनिस्टर है, निगरान है, केयर टेकर का जो काम है वही करेंगे। और जब पंजाब में इनके हाथ से इन्होंने खुद अपने हाथ से चीज़ें निकाल दी तो फिर इन्होंने कहा नहीं मरकज़ में चलते हैं, ऐसा ना वहाँ भी चले जाएं। तो जो इनके सामने लोग बैठे हुए एतजाज़, जैसे मैंने कहा, अच्छा, अब वो तो फिर चीज़ें जानते हैं, उन्होंने इनको फिर नॉकआउट कर दिया। यकीनी तौर पर पहले वो कहते रहे आप वापस आ जाएं। अच्छा, ये भी एक बड़ी जंग चलती रही, हम कहें कि दोनों तरफ आग बराबर लगी रही। एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं हम जा रहे हैं, तो ये कहते हैं नहीं प्लीज़ आप आ जाओ, और जब इन्होंने कहा नहीं हम आ रहे हैं तो इन्होंने कहा नहीं अब तुम जाओ। तो ये दोनों तरफ जो है ये मामला चलता रहा। लेकिन बहरहाल अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो फवाद चौधरी साहब जो वजूहात बयान कर रहे हैं वापस आने के हवाले से, उनकी गुफ्तगू से लगता है कि उन्हें किसी गलती के वजह से नहीं कि हम गलत कर चुके या कोई सबक हासिल हो गया है। उन्होंने कहा हम राजा रियाज की अपोजिशन लीडरशिप ख़त्म करवाना चाहते थे, और आपको पता है एक हैशटैग चल रहा है PTI के हवाले से कि सियासत का सुल्तान इमरान खान, तो ज़ाहिर है उनकी ये हिकमत अमली का एक हिस्सा था, और ये वापस आते फिर ये हो सकता था कि वापस चले भी जाते इनकी अपोजिशन लीडरशिप ख़त्म करवा के। ये जो फवाद चौधरी साहब जो वजूहात बयान कर रहे हैं, आप कितनी हद तक समझते हैं कि ये वैलिड हैं, और अब चूँकि ये नहीं हो सका तो अब किसको क्या नुकसान हुआ? एतजाज़, पाकिस्तान की जो सियासत है ना वो ख्वाहिशों पर नहीं चलती कि मैं ख्वाहिश करूं कि मैं फ़लाँ को हटा दूं और हम ये करने आए हैं। सियासत में हिकमत अमली होती है, मनसूबाबंदी होती है। आप सोच रहे होते हैं कि आपने अगले 2 हफ्तों में क्या करना है। पाकिस्तान में तो डे टू डे सियासत बदल रही है, डे टू डे फैसले हो रहे हैं, डे टू डे चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। आपने ये देखना होता है कि हमने क्या करना है, किस हिकमत अमली के तहत हमने जाना है और किस हिकमत अमली के तहत हमने अपना गोल अचीव करना है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक इंटरव्यू किया 2002 में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर थी तो पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना सकी, मखदूम अमीन फ़हीम प्राइम मिनिस्टर न बन सके, और वो बन गए जमाली साहब, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब।
पीपल्स पार्टी के 20 लोग जो हैं वो पैट्रियाट ग्रुप बन गया, फॉरवर्ड ब्लॉक, और वो उधर जाके मिल गए। मखदूम फैसल थे, राव सिकंदर थे, नूर शकूर थे। तो मोहतरमा से मैंने बात की तो यही सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि देखें बात यह कि जब जनरल मुशर्रफ के गिरेबान में मेरा हाथ था, हम जीत चुके थे और बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये जो पैट्रियाट ग्रुप बना, इन्होंने मेरी कमर में छुरा घूम दिया। सियासत में तो देखें बात यह कि मोहतरमा से बात भी वो कर रहे थे, उधर से पीपल्स पार्टी का ग्रुप भी तोड़ रहे थे। तो सियासत में तो ये चीज़ें चलती हैं, ये सारी चीज़ों से आपने बचना होता है। ये खान साहब ने अपना पार्लिमान छोड़ के, मैं समझता हूँ अपनी सियासत को भी जो है दाव पे लगाया है, नुकसान पहुँचाया, पीटीआई की सियासत को भी नुकसान पहुँचाया। अगर खान साहब पार्लिमान में होते, और मैं समझता हूँ अब जब हुकूमत बनेगी निगरान हुकूमत, तो निगरान हुकूमत में उनका बड़ा रोल होता, उनके नाम होते जो वो नाम देते। अब तो राजा रियाज साहब जो कहेंगे वही होगा। अब वो कहें जी हम राजा रियाज साहब को हटाने जा रहे हैं, तो अब कौन हटाने देता है? ठीक है, अब तो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। अब तो ज़ाहिर राजा रियाज साहब ही रहेंगे आने वाले दिनों में। ये जो इनकी हिकमत अमली थी वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के वाले से, इस पर भी बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब की बात तो हमने कर ली कि उस रोशनी में क्या था, लेकिन उसकी अब सियासी और टेक्निकल जो सूरत हाल बनेगी, वो डिज़ाइन क्या बनेगा, इसका जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल और बिलखुसूस कौमी असम्बली में पीटीआई के इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद का जो सूरत हाल है उसका भी जिक्र कर रहे हैं। फिर पंजाब KPK में भी जो सेटलमेंट हो चुकी है उसका भी जिक्र करेंगे। मैं सियातनी साहब एक सवाल जो ब्रेक से पहले आपके सामने रखना चाहता, अब चूँकि ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एतमाद के वोट की बात कर रहे थे कि वो लें, और फिर हम इसलिए असम्बलीज़ में जा रहे हैं, अब तो वो सारी सूरत हाल मेरे ख्याल में वापस चलेगी। आप क्या समझते हैं, क्या अभी भी इनके बयानिए में या इनकी डिमांड में या डिमांड लिस्ट में ये रहेगा कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि एतमाद का वोट सड़कों पे बात तो नहीं हो सकती ना। अगर ये पार्लिमान में होते, जैसे MKM के दोस्त नाराज़ हो गए थे, तो ये उनसे कोई बात करके पार्लिमान में उनको अपने साथ मिलाते और फिर कहते कि जी एतमाद का वोट लें, और इनका वो मुतालबा कि जी इलेक्शन जल्दी कराएं, अगर प्राइम मिनिस्टर ना ले सकते तो वो हो जाना था। अब तो मुमकिन नहीं है। देखिए, सड़कों पे मुतालबा नहीं है, उसका एक आइन में तरीक़ाकार मौजूद है कि सदर पाकिस्तान कहेंगे कि जैसे गवर्नर पंजाब ने कहा कि जी आप एतमाद का वोट लें, वो उस वक्त कहते हैं जब सदर पाकिस्तान ये महसूस करेंगे कि कायदे अवान जो है वो अक्सरियत खो चुके हैं। तो अब तो अवान में अक्सरियत ही उनकी है। जब उनकी अक्सरियत है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली एक्सरसाइज कोई करेगा। ये अब अपनी ख्वाहिशों पे कर रहे हैं पॉलिटिक्स। और सच्ची बात ये है कि पीटीआई में बड़े मैच्योर लोग मौजूद हैं। जैसे दो का मैंने नाम लिया, शाह महमूद कुरैशी साहब, जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब। बाबर अवान साहब बहुत चीज़ों को समझते हैं, सियासत को समझते हैं। और इसी तरह और बहुत शफकत महमूद साहब हैं, ख़ुद परवेज़ खटक साहब हैं, उनके पास लोग मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो फवाद चौधरी और इन तरह के जो लोग हैं उनकी बात को ज़्यादा उनकी बात को ज़्यादा वो करते हैं। अब इन पे इलेक्शन होगा क्या? एक मैं आपको जुमला और कहना चाहता हूँ। मोहसिन नकवी साहब के वज़ीर आला बनने पे ये तो गुस्से में हैं ही हैं पीटीआई वाले, लेकिन इनके जो मतलब हमायत याफ्ता दानिश्वर हैं, अगर उनके आप टीवी टॉक शो देखें तो ऐसे लगता है जैसे मोहसिन नकवी ने उनका कोई बड़ा नुकसान कर दिया है। वो मतलब बहुत ज़्यादा कोई गुस्से में हैं, जज्बात में आए हुए हैं। तो बात यह है कि एक आदमी जिसको पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया, अब आप देखिए वो कैसी परफॉर्म करते हैं। उनकी पॉलिसियों पे बात करें, उनकी कारकर्दगी की बात, ज़ातियात पे बातें करना मेरे ख्याल में कुछ ठीक नहीं है। तो ये एतमाद के जो वोट की आपने बात की, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई होगा। और अगर कहीं सदर ने ये महसूस किया और कहा तो प्राइम मिनिस्टर के पास इतने लोग मौजूद हैं कि वो अपनी अक्सरियत साबित कर देंगे। अच्छा, अब ये जो सीटें जिन्हें इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, इस पे बाय इलेक्शन होगा क्या? देखिए, कानूनी आईनी तौर पर बने एतजाज़, मुझे ये पता था कि ये सवाल आपने ज़रूर करना है, तो मैंने पाकिस्तान के जो चंद बड़े आइन और कानून को समझने वाले लोग हैं, एक दो का ताल्लुक पीटीआई से भी है, उनसे भी बात की। तो उन्होंने ये कहा कि अब कुछ दिन का दरमियान में गैप है, अगर ये फैसले वहाँ तक चले जाते हैं तो फिर इलेक्शन से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले कोई भी जो है ना ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन नहीं होते। और फिर इतनी बड़ी तादाद में तो मुमकिन ही नहीं होंगे। तो अब लगता नहीं है ये हुकूमत, आप देखिएगा किसी न किसी तरह चीज़ें आगे बनाकर, और ये अब ज़िमनी इलेक्शन नहीं कराएंगे, अब ये जनरल इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन जनरल इलेक्शन जो हैं वो बजट के बाद ही ये करेंगे, बजट से पहले इलेक्शन नहीं होगा। पीटीआई की तारीख पे नहीं होगा, पीटीआई के कहने पे कुछ नहीं होगा। अब तक क्या हुआ?
खान साहब अमरीकी साजिश से शुरू होके और यहाँ आ गए कि जी हम असम्बली में वापस आने चाहते हैं। ये पूरा सफ़र जो है खान साहब का, इसमें देखें कोई एक बात मुझे बताएं कि कोई उनका टारगेट अचीव हुआ हो, कोई मुतालबा उनका माना गया हो, कोई बात की गई हो। क्यों नहीं की गई कि खान साहब ने पार्लिमान को छोड़ दिया और पार्लिमान को छोड़ने से उनको बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़ाहिर है इन्होंने वहाँ KPK में निगरान वज़ीर आला के हवाले से मुशावरत भी हुई, वहाँ ANP थी, JUI फे थी, PDM में शामिल जमाते हैं, वहाँ पे मामलात हल हो गए। पंजाब में जनाब ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन को हल करना पड़ा। क्या वहाँ पे कोई मुख्तलिफ सियासतदान थे? हालांकि PTI के तो खुद खान साहब देखते हैं और तमाम हिकमत अमली खुद मुरतब करते हैं, चाहे परवेज़ खटक साहब हो, शाह महमूद कुरैशी साहब हो, मगर फॉलो करना होता है उन्हें। देखें एतजाज़ साहब, आपने बड़ी अच्छी कहानी निकाल के सामने लिया है ना, KP की आपने बात की। ये क्यों KP पे इन्होंने एग्री किया है? इसलिए कि पंजाब से ये चीज़ें लूज़ कर चुके थे। पंजाब में ये इनका इत्तफाक नहीं हुआ और मामला कमेटी से जाके इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। इन्होंने ये सोचा कि अगर वहाँ सूरत हाल नहीं बनी, ऐसा ना हो कि यहाँ भी कोई इनका आदमी आ जाए, तो इन्होंने फौरी तौर पर कहा जी ठीक है ये आदमी है इस पर। और आप यकीन माने अगर ये चाहते, PTI वाले चाहते, तो पंजाब में भी इत्तफाक राय हो सकता था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, अभी भी जो आदमी चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहसिन नकवी साहब, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बहुत करीबी अजीज़ हैं। ठीक है, तो मैं अब वो रिश्तेदारी गिनाना नहीं चाहता, वो बहुत करीबी अजीज़ हैं उनके। तो बात ये है कि वो कोई ये तो नहीं है कि भाई कोई मियाँ शहबाज शरीफ का आदमी आ गए हैं या किसी और के। फिर दूसरी बात, कोई भी आदमी किसी का अजीज़ होना कोई जुर्म नहीं है। वो उसकी कारकर्दगी आप देखें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसके फैसले देखें। तो ये जब इधर इनको नाकामी हुई तो फिर ये इन्होंने कहा कि KP में कि यार सेटल करो, ताकि यहाँ ना ऐसा ना कोई ऐसा आदमी आ जाएगा जो हमारे खिलाफ हो या जिसे हम समझें कि ये हमारे खिलाफ है। तो इस वजह से इन्होंने वहाँ फिर फुर्ती दिखाई है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म ने आज ख़िताब किया है और एक मरतबा पहले भी वो ये अनाउंस कर चुके हैं यूथ लोन के हवाले से, नौजवानों को कर्ज़ फराम किए जाएंगे 5 से 15 75 लाख तक के, और उसमें ज़ाहिर है वो कहा कि 7% जो है उसका मार्कअप होगा। इसके साथ साथ उन्होंने लैपटॉप स्कीम के हवाले से भी कहा। इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जिसमें उन्होंने IMF के मामलात का जिक्र किया, वो हम आगे करते हैं। लेकिन ये जो स्कीम्स अब वज़ीर आज़म अनाउंस कर रहे हैं और यकीनी तौर पर ये इलेक्शन ईयर भी है और मुआशी सूरत हाल भी अच्छी नहीं है, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ अनाउंसमेंट है या इस पर प्रैक्टिकली कोई अमल दरामद होगा? गवर्नर स्टेट बैंक भी कह रहे हैं। देखें, आपको ये समझ आई ना, आपने अपने सवाल के आखिरी हिस्से में कहा कि ये इलेक्शन का साल भी है। यही बात चौधरी परवेज़ इलाही इनको समझा रहे थे, खान साहब को, कि ये इलेक्शन का साल है, ये आखिरी जो 4 6 8 महीने हैं ये हम कर लें हुकूमत, अपने लोगों को फ़ंड दे दें, फ़ंड जारी हो जाएं, काम हो जाए, ताकि लोग जो हैं अपने हलकों में इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाए, लोगों को आम आदमी के आम मसाइल लोगों के कुछ हाल हो जाए। खान साहब नहीं माने। अच्छा, अब आपने यहाँ की बात की। देखें, 2 चीज़ें हैं। इमरान खान साहब जो है ना, वो जो कुछ कहते रहे करते रहे, वो तो एक तरफ चलता रहा। इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अब बहुत सख्त फैसले किए इस हुकूमत ने, बहुत सख्त फैसले किए। ठीक है, महंगाई में बहुत इजाफा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि गुर्बत में इजाफा हुआ, महंगाई में इजाफा हुआ। लेकिन अब ये हुकूमत आवाम को कुछ रिलीफ देना चाहती है। उसके लिए लोगों के लिए कर्ज़ लोगों को दिए जाएंगे आसान शराइत पर, लैपटॉप स्कीम दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, क्योंकि अभी इन्होंने इस महीने के आखिर में फिर सख्त फैसले करने हैं। तो एक पॉलिसी ये है कि सख्त फैसले भी किए जाएं, लेकिन आवाम को, नौजवानों को रिलीफ भी दिया जाए। आवाम जो है ना, एतजाज़ आवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कहा जाए कि आवाम जो है वो कुछ सुखी है। आवाम सुखी नहीं है। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, और महंगाई ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप कहीं सब्ज़ी लेने के लिए चले जाएं, आप किसी रेडी पे कुछ और सामान लेने के लिए चले जाएं, तो वो भी रेट बढ़ा देता है। और आप उससे पूछें तो अगर जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, भले उसका पेट्रोल से कोई ताल्लुक हो या ना हो। बिल्कुल ऐसा। और जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, जब एक दफ़ा महंगाई हो जाती है, तो वो फिर कम नहीं आती, रेट नीचे नहीं आते, बेशक पेट्रोल नीचे भी आ जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। ये एक बड़े मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत इन मसाइल में रहते हुए ये कोशिश कर रही है कि आज का जो नौजवान है और आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उनको लैपटॉप दिए जाएं, उनको हम
ये दिए जाएं, अपना कर्ज़े दिए जाएं, ताकि वो अपने तौर पर कुछ करें। क्योंकि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसकी वजह से इंडस्ट्री पर भी दबाव है, उस पर बाकी जो प्राइवेट सेक्टर हैं उन पर भी दबाव है। नौकरियां उतनी ज़्यादा बन नहीं रही जितनी नौकरियों की गुंजाइश होनी चाहिए। जितने स्टूडेंट हर साल यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं, आगे मार्केट में उनकी नौकरियां नहीं हैं। अच्छा, यही वजह है कि खान साहब बड़े फिगर बताते हैं जी, इतने लोग बाहर चले गए, इतने लोग बाहर चले गए, इसीलिए कि खान साहब जो मुआशी सूरत हाल को, एक परेशान कुन सूरत हाल को छोड़ के गए ना, उससे मसाइल तो मिले हैं ना इनको। बिल्कुल। और ये अब ये तो नहीं है कि 2-4 दिन में ठीक कर लें, 2-4 महीनों में ठीक कर दें। ठीक होंगे मसाइल, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, और उस टाइम में जो गरीब आदमी है वो बड़ा मुश्किल का शिकार है। अब ये जो पॉलिसी दी गई है, लोन देना, जाहिर है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में लोन के हवाले से हमेशा पॉलिसी आती है। कभी वो पेरी टैक्सी स्कीम आई, नौजवानों के कर्ज़ों के हवाले से बातें आती रहेंगी, सारी अपनी जगह पे हैं, अब भी ये दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है खान साहब के दौर में भी नौजवानों को कर्ज़े के हवाले से स्कीम सामने आई थी, और खान साहब एक बात किया करते थे बतौर वज़ीर आज़म कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से पहले एनवायरनमेंट हो तो उसके बाद नौजवानों को कर्ज मिले, तो ताकि वो कोई बिजनेस कर सकें। लेकिन अब जो मुआशी सूरत हाल है उसमें जो पहले से बिजनेस कम्युनिटी मौजूद है, जो बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, वो परेशानी का शिकार है। तो इस कर्ज को लेके एक नौजवान क्या बिजनेस कर सकता है इस एनवायरनमेंट में? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो बड़े इंडस्ट्री वाले लोग हैं ना, जिनकी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके मसाइल और हैं। आपको याद होगा, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि पाकिस्तान में 2 मईशतें हैं। एक मईशत इस हुक्मरान क्लास की है, एक गरीब मज़दूर की है। तो ये जो 2 मईशतें हैं, वो जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि उनके कारोबार, उनके मसाइल और हैं। उनके मसाइल ये नहीं है जो आम आदमी के मसाइल हैं। जिस किसी बेरोज़गार आदमी को अगर 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए को कर्जा मिल जाएगा, कोई गाड़ी ले लेगा चलाने के लिए, कोई कोई ढाबा बना लेगा, कोई और कोई काम छोटा मोटा कर लेगा, कोई जो छोटे छोटे कारोबार भी लोग कर लेते हैं ना, वो लोग छोटे छोटे कारोबार भी कर लेते हैं। आज के हमारे एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं और आज वो बहुत बड़ी बातें करते हैं और बहुत कुछ कहते हैं हमारे समाज और माशरे के बारे में। वो ख़ुद जो है ना, अपना मॉडल टाउन में एक दही बल्लों की रेहड़ी लगाया करते थे और वहाँ पर बैठते थे जब उनके हालात ठीक नहीं। आज तो वो बहुत मतलब पैसे वाले हो गए हैं और टेलीविज़न पर मतलब वीकेंड पे आके भाषण भी बड़ा बड़ा देते हैं। तो ये जो वो नौजवान, ये मैंने मिसाल इसलिए दी कि जो नौजवान जिनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, देखिए इंडस्ट्री वाले छोटे लेवल पे, यानी वो छोटे लेवल पे अपने कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, छोटे लेवल पे अपने आप का कोई मुआशी निज़ाम बेहतर कर सकते हैं। तो ये उनके लिए हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके मामलात और हैं, उनके मसाइल और हैं, उनकी परेशानियाँ और हैं। और ये जो आदमी है, आम आदमी, गरीब आदमी, इसके मसाइल और हैं, इसकी परेशानियाँ और हैं। तो उसको सांस लेने के लिए, थोड़ी उसकी मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने ये स्कीम दी है और अल्लाह करे इस स्कीम पर अमल दरामद हो जाए, कामयाब हो जाए। क्योंकि एक कर्ज़ लेने में एतजाज़ एक और बड़ा मसला है। हम इस पर नज़र रखेंगे, इस सारे मामले पे। कर्ज लेने पे हुकूमत अनाउंस कर देती है। खान साहब के ज़माने में भी ऐसे हुआ। लेकिन आप यकीन करें, आप बैंक में चले जाएं, बैंक आपको इतनी घुमन घेरियाँ देगी, इतनी चीज़ें देगी कि आम आदमी जो है वो बेचारा फिर वापस ही हो जाएगा, यार उससे बेहतर है गरीब हो जाएगा। गरीब आदमी जो है ना, आप यकीन माने, ये मैं आपको बड़े मतलब दुखी दिल से ये बात कर रहा हूँ, गरीब आदमी जो है वो तो यार बैंकों के आगे से नहीं गुजर सकता। ठीक है, तो ये अगर कोई ऐसा बनाए, वन विंडो ऑपरेशन हो कि जहाँ गरीब आदमी जाए, शनाख्ती कार्ड उसका हो और वहीं एक ही कोई सिंपल पेपर हो, वहाँ डेस्क बनाओ, जो बैंक वाले उसके डॉक्यूमेंट्स लें, उसको करें। ये बार बार चक्कर लगवाने से, इस तरह करने से फिर वो गरीब आदमी को नहीं मिलता, फिर वो लोग ले जाते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती। तो इस पर भी मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ख़ुद नज़र रखनी चाहिए, इसहाक डार साहब को नज़र रखनी चाहिए, ताकि चीज़ें जो हैं वो उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए एहतमाम किया गया है, जिनके लिए ये कर्ज बनाया गया है। सही है। उन लोगों के लिए ना, उनके पास ना पहुँच जाए जिनके पास पहले ही माशाल्लाह पैसे काफ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेहतर तरीके से, आसान तरीके से मिलें, क्योंकि मार्कअप भी है और बाकी चीज़ें भी है, वो भी साथ डिस्कस करते हैं। और फिर वज़ीर आज़म साहब ने जो IMF प्रोग्राम के साथ उनकी डीलिंग हो रही है और मिशन की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बड़ी मुश्किलात हैं, उनका भी जिक्र करते हैं। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र कर रहे हैं वज़ीर आज़म के ख़िताब का। वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब में एक जानिब तो अनाउंसमेंट की लोन के हवाले से, लैपटॉप स्कीम के हवाले से,
नौजवानों के आसानी के हवाले से। लेकिन दूसरे हिस्से में उन्होंने ये भी कहा कि IMF के साथ वो बात कर रहे हैं और उन्होंने उन मुश्किलात का भी जिक्र किया जो इस वक्त उनकी हुकूमत को दरपेश है मुआशी तौर पर। और अब जाहिर है उसके साथ साथ क्या सूरत हाल बनेगी। फिर वज़ीर-ए-आज़म से ये गुफ्तगू नहीं की बल्कि IMF के साथ उनकी शराइत मानने के हवाले से मामलात जो हैं वो तकरीबन शुरू हो गए हैं, उनकी तमाम शराइत मानी जा रही हैं और मिनी बजट की भी इतलात है। तो इस पर बात करते हैं। जातरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने तो कहा कि हमने मुश्किल वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाली है और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी सारी सियासी कमाई कुर्बान कर दूंगा। तो इससे क्या मुराद लें? जो कमाई मतलब ये तो खान साहब कहते रहे हैं कि ये कमाई वापस ना आए। देखें, कमाई वो वाली बात नहीं, कमाई जो पॉलिटिकल आपकी होती है, जो से पॉलिटिकल आपकी जो एक साख होती है वो दौ पे लग गई है ना जी। महंगे बहुत सख्त फैसले किए, महंगाई हुई, आगे मिनी बजट आ रहा है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और मुझे वजारत ख़जाना के लोगों ने बताया कि शायद अगले 4-5 रोज़ में वो बजट आ जाएगा। सही है, ठीक है, यह कम के करीब ये बजट जो है वो मंजूर कर लिया जाएगा और उसमें वो शराइत पूरी कर दी जाएंगी जो IMF ने कहा है। अच्छा। देखिए एतजाज़, हमारे पास ना कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अरब हमारे दोस्त हैं, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, हम सऊदी अरब के लिए दिन रात लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे पास बहुत मुजाहिदीन यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, हमारे मजहबी लोग जो हैं सऊदी अरब के नाम पर वो निकल आते हैं सामने। आप ये देखें, सऊदी मिनिस्टर ने जो इंटरव्यू दिया वो उसने एक मैसेज दिया कि जी पहले IMF से मामला तय करें फिर हम आपको देंगे। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। अब आप ये बताएं कि क्या करे हुकूमत? हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। जो हमारे बाकी दोस्त हैं वो भी यही कहते हैं जी पहले IMF का वो करें, तो अब ये करना पड़ेगा, हुकूमत करने जा रही है और अगले मेरे ख्याल में 4-5 रोज़ में बजट, एक मिनी बजट पेश करेगी असम्बली में, जहाँ से वो मंजूर कराया जाएगा और मुख्तलिफ जो है ना उसमें नई शराइत आ जाएंगी और मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं उनमें भी इजाफा हो जाएगा और यकीनन एक महंगाई बढ़ेगी जी। ये इसमें पहले भी महंगाई ज़्यादा है, जी, महंगाई और बढ़ेगी। और एतजाज़ देखें, अब महंगाई तो बढ़ेगी, अब हुकूमत ने उसके बाद फिर बजट भी देना है। मैं ये समझता हूँ कि उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हुकूमत बजट में कोई रिलीफ देगी। अच्छा, पहले मिनी बजट आएगा और फिर IMF से मामलात हो जाएंगे, IMF से पैसे आ जाएंगे, फिर हुकूमत बजट में जब जाएगी जो हमारा सालाना बजट है उसमें फिर यकीनन, क्योंकि ये आखिरी बजट होगा, बिल्कुल ऐसा, इसके बाद मुल्क इलेक्शन में चला जाएगा, तो आखिरी बजट में हुकूमत कोशिश करेगी कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, उससे पहले को रिलीफ दिया जाए, जैसे हमने कर्जे की और लैपटॉप वगैरह की बात की। क्योंकि ये कुछ लोगों को आप देंगे तो लोग आपको वोट देंगे ना। पाकिस्तान का गरीब आदमी, पाकिस्तान का मजदूर आदमी, पाकिस्तान का मेहनत कश एतजाज़ हुक्मरानों का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास वोट के ताकत की पर्ची उसके हाथ में होती है, वो छुपा के रखता है अपने पास। जिस दिन उसको मौका मिलता है वोट डालने का, वो फिर वोट डाल के अपना इंतकाम लेता है। बिल्कुल ऐसा तो जो लोग उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, तो कोई भी हो जी, कोई भी हो जी, वो यही मुस्लिम लीग थी ना जो पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन जीत रही थी और मतलब लोग जो हैं लाइनों में खड़े थे वोट डालने के लिए। PTI की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, यही मुस्लिम लीग है इक़्तिदार में आई है तो PTI के लोग जीत रहे। नहीं, अब इसमें कुछ सवालात है ना, ये जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं तो सियासी कमाई कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब है कि जो आगे सालाना बजट आएगा, पहले तो मिनी बजट पे बहुत मेरे ख्याल में शोर शराबा होना है, आम आदमी के लिए मुश्किलात होनी है ज़ाहिर है इस पर, लेकिन आगे सालाना बजट के हवाले से फिर क्या रिलीफ हो सकता है? क्योंकि ये बात जो वज़ीर आज़म कर रहे हैं तो ये तो इस साल के हवाले से सियासी कमाई तो कुर्बान करने का मतलब ये है कि सालाना बजट भी मुश्किल होगा। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एतजाज़, अच्छा अब सालाना बजट पे ज़रा सुन लें। जब हम मतलब समझ लें कि जवान थे या हमारे बचपन में ना खौफ का एक दिन हुआ करता था, जून का कोई एक दिन कि जी बजट आएगा साल में तो महंगाई होगी, ठीक, और फिर ऐसा होता था कि बजट आता, चीज़ें कुछ महंगी हो जाती थी कुछ। अब तो हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की जैसे कीमत बढ़ती है और यहाँ चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है तमाम बजट जो है बजट की वो अहमियत नहीं रही जो सालाना बजट हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त सालाना बजट में चीज़ें बढ़ा करती थी। अब तो हर रोज़ चीज़ें बढ़ती हैं, बल्कि सूरत हाल ये हो गई है एतजाज़ मार्केट में,
अगर आप मार्केट में जाएं और पिछले हफ्ते आपने जो चीज़ ली होगी, अगले हफ्ते वो उसमें 10-20 रुपए का इजाफा हो गया होगा। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। तो ऐसा बजट का वो इम्पैक्ट भी नहीं है, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये रिलीफ देंगे। कोई रोज़गार का ऐलान करेंगे, कोई आवाम को रिलीफ देंगे, कोई और हाउसिंग का जो शोबा है उसमें कोई शायद हो सकता है रिलीफ दें। तो ये एक अभी से इन्हें हुकूमत ने ये तैयारी शुरू कर दी है कि अगर हम मिनी बजट देंगे उसमें जो आवाम को मुश्किलात होंगी, उसके बाद फिर जो हमने बजट देना है जून में जो आएगा उसमें हमने क्या करना है उसके हवाले से। और एक मैं आपको और बात बताऊं, बदकिस्मती ये है कि ये बजट मिनी बजट आएगा, महंगाई हो जाएगी और उसके अगले महीने जो है फरवरी का महीना छोड़ के मार्च में आखिर में रमज़ान शुरू हो जाएगा। और मैं आपको अर्ज़ करूं, हमारे जो ताजर भाई हैं वो क्या करते हैं एतजाज़, वो 15-20 तारीख तक तूफ़ान महंगाई का बर्पा करते हैं और 20 तारीख को वीज़ा लगवाते हैं, पासपोर्ट जेब में डालते हैं और उम्रे पे चले जाते हैं। और वो 20 दिन तक 25 दिन तक पाकिस्तान के गरीब आवाम को लूटते हैं, मसनूई महंगाई। तो इस बात का इस दफ़ा मुझे ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मिनी बजट की चीज़ें बढ़ें और जब रमज़ान आए तो उसके बाद जो है वहाँ मसनूई महंगाई और ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे हम रिवायती तौर पे देखते हैं हुकूमत ये कोशिश करेगी कि सस्ते बाज़ार लगाए जाएँ। रमज़ान में हर दफ़ा लगते हैं, इस दफ़ा भी लगेंगे, लेकिन सस्ते बाज़ार में जो चीज़ें होती हैं उनका जो मयार होता है वो बहुत गैर मयारी होता है, वो बहुत ही गैर मयारी होता है। वहाँ जो मैं समझता हूँ फल होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, वो बिल्कुल किसी काबिल नहीं होते। तो फिर उसको भी हुकूमत को आप देखना चाहिए। और ये जो रमज़ान की महंगाई जिसका अभी हमें यहाँ बैठे हुए इस प्रोग्राम में ख़तरा महसूस हो रहा है, हुकूमत को भी इस पर अमल दरामद करना चाहिए कि अब इसको कैसे अमल करके रोकें, क्योंकि रमज़ान में लोग रोज़े रखते हैं और हमारे ताजर भाई जो उन लोगों को लूटने पे और फिर ये कहते हैं हम मुसलमान हैं। वो करते हैं। अब हुकूमत के लिए ज़ाहिर है ये एक बड़ा इंतजाम होगा, गवर्नेंस को बेहतर बनाए ना, उसके लिए ज़ाहिर इंतजामी मामलात, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, मैजिस्ट्रेट, बाकी जितनी इंतजामी मशीनरी है, अगर वो भी हरकत में आ जाए तो ये महंगाई की जो मसनूई महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें गवर्नेंस दिखाना होगी। अब ज़ाहिर है सूबे की सतह पर वो मामलात हैं। अब निगरान वजारत आला जो है वो निगरान सेटअप है, हम पंजाब में देख चुके हैं या खैबर पख्तूनख्वा में आ चुका है, तो ज़ाहिर है अब उनका भी एक टेस्ट होगा। लेकिन अब इन्होंने कहा कि हम IMF की तमाम शराइत मानते हैं। उसके लिए एक बड़ा मामला आपको पता है, पहले भी डॉलर्स के हवाले से हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ये कहते रहे कि वो स्मगल हो रहा है, हम उसको कंट्रोल करेंगे, और उन्होंने कहा कि 180 इसकी जेन्युइन कीमत है, हम वहाँ तक लाएंगे। लेकिन IMF की एक बड़ी शर्त थी, आपके भी इल्म है, आवाम के भी इल्म है, कि इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे और जो इस वक्त ओपन रेट है, जो मार्केट के हवाले से जो फ्री फ्लोट है, वहाँ पर आप जाएँ। अब ये शर्त मानने के लिए हुकूमत तैयार हो गई है। अच्छा, इस पे हमारी जो एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन है उनका बयान भी सामने आ गया है कि इसको कैप न किया जाए। तो जाहिर है जब डॉलर बढ़ेगा, हमने बिल्कुल गुज़िश्ता एक आध महीने में उसकी सूरत हाल देखी है, तो फिर क्या होगा? फिर मिनी बजट से भी मेरे ख्याल मामला तो बहुत ऊपर चला जाएगा। मैं आपको अर्ज़ करूँ एतजाज़ के इसमें कोई शक नहीं कि डॉलर का इंट्रा बैंक में और ओपन मार्केट में 20-25 रुपये का गैप था, ठीक है। और जो हमारे समुद्र पार पाकिस्तानी हैं, देखें जिस आदमी को 20-25 रुपये फालतू मिल रहे हों वो तो कोशिश यही करेगा ना। हमारा जो मज़दूर तबका है जो बाहर बैठा हुआ है वो फिर बैंक के ज़रिए पैसे नहीं भेज रहे थे। हुंडी हवाले का कारोबार बहुत तेज़ हो गया था। यहाँ FIA ने बहुत कार्रवाइयाँ की हैं, इस पर भी हम जो है ना किसी वक्त प्रोग्राम करेंगे। बहुत कार्रवाइयाँ की हैं हुंडी हवाला के हवाले से, लेकिन बहुत मसाइल थे कि बहुत फ़र्क था और ये IMF को भी नज़र आ रहा था, हमारी हुकूमत को भी नज़र आ रहा है। और इसीलिए वो फ़र्क ख़त्म करने के लिए ये तय किया गया है कि ठीक है जी, डॉलर का जो रेट बन रहा है उस पर आना चाहिए, हुकूमत कंट्रोल ना करें। लेकिन एतजाज़ एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो चीज़ें हो रही हैं ना अभी, ये जब IMF से डॉलर आएंगे ना तो हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है, हमेशा आदमी को पुरुम्मीद रहना चाहिए कि डॉलर का रेट नीचे आएगा। थोड़ा सा मसाइल अफ़गानिस्तान के हवाले से हमें है, अफ़गानिस्तान वहाँ बहुत जो है ना डॉलर हमारे जाते हैं। दुनिया को अफ़गानिस्तान पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो दो बड़े मुल्क हैं जिसमें अमेरिका है, रूस है, जर्मनी है, उनको उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि अफ़गान तालिबान जो हैं उस हुकूमत की को मदद करनी चाहिए, उनको तनहा नहीं छोड़ना चाहिए ताकि पाकिस्तान के कुछ मसाइल कम हों।
ये है ये सारा बोझ सूरत- पाकिस्तान सब पे भी आ पाकिस्तान पे गया ना। है। यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में ये तमाम दुनिया को भी देखना होगा और पाकिस्तान को मुआशी के साथ साथ इंतजामी मामलात को ज़्यादा बेहतर करना होगा ताकि मुआशी सूरत हाल आम आदमी के लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।